सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये थर्ड वीडियो होने जा रहा है इस चैप्टर पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इससे पहले हम लोग ने सारी चीजें कवर कर रखी हैं, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। आपको इसका सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल पे भी जाके ढूंढ सकते हैं। और बाकी मैंने और भी चैप्टर्स को कवर कर रखे हैं, उन्हें भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आप सब भी अपना कॉपी पेन या एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, ताकि उसमें भी आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन करते चलिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज q placed in vacuum at the origin. If we place another point charge q at a point p where OP बराबर R, then the charge Q will exert a force on Q as per Coulomb's law. तो मतलब वही कह रहा है कि हम लोग एक कंसिडर करते हैं पॉइंट चार्ज Q जो कि ओरिजिन पे है। अगर हम लोग दूसरा पॉइंट चार्ज कहीं P पॉइंट पे रखेंगे, वो स्मॉल q है। जैसे दूसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल q को अगर Q से थोड़ा दूर रखेंगे, ये P पॉइंट पे है और उनके बीच का डिस्टेंस R है, देन द चार्ज Q विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन स्मॉल q। तो ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। We may ask the question, if charge q is removed, then what is left in the surrounding? Is there nothing? If there is nothing at the point P, then how does a force act when we place the charge q at P? तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कि ये Q को हम लोग हटा दें, मतलब अगर मान लो इमेजिन करो कि Q यहाँ नहीं होता, तो इस पॉइंट पे फिर भी तो ये मतलब कैपिटल Q इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो अपना इफेक्ट दिखा रहा होता, ठीक है। इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, द अर्ली साइंटिस्ट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। तो इसका जो इफेक्ट है इस पॉइंट पे, मतलब बड़े वाले प्लस Q का जो इफेक्ट है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, उस इफेक्ट को फील्ड कहा गया। मतलब इस कॉन्सेप्ट को लाए साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया फील्ड के नाम से। According to this, we say that the charge q produces an electric field everywhere in the surrounding. और इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चार्ज q है वो चारों दिशाओं में अपना इफेक्ट, मतलब एक अपना फील्ड निकाल रहा है, ठीक है। when when another charge q is brought at some point p, the field there acts on it and produces a force. The electric field produced by the charge q at a point R is given as this. तो वही है, मतलब कि खाली स्मॉल क्यू नहीं है, फोर्स के फॉर्मूला में सिर्फ स्मॉल क्यू हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग से अब समझते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आता कहाँ से। तो हम लोग एक कंसिडर करते हैं बड़ा चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, और एक छोटा चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, इसको हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये अपने अराउंड सराउंडिंग में 3D में ये ऐसे अपना इफेक्ट निकालता है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये किसी सिटी का बड़ा गुंडा है, तो ये अपना ऐसे इफेक्ट दिखाता है चारों ओर, और 3D में इमेजिन करो, मतलब कि पूरे स्पेस में अपना इफेक्ट निकालता है। और ये छोटा जो प्लस क्यू है ये भी अपना हल्का हल्का निकालता है, छोटा छोटा, क्योंकि ये छोटा गुंडा है। लेकिन ये ज़रा समझो कि ये बड़ा गुंडा होने के कारण इसको ये हरा देगा, तो इसका जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो बड़े वाले का इफ़ेक्ट है इस वाले का, इससे ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकालता है चारों ओर और ये इफ़ेक्ट दिखाता है। तो किसी भी पॉइंट पे इसका इफ़ेक्ट आएगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आर कैप क्या है, आर वेक्टर अपॉन उसका मॉड। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कोई भी आर कैप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं,
इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट r वेक्टर, ठीक है। थस इक्वेशन 1.6 मतलब ये इक्वेशन specifies the value of the electric field for each value of the position vector r vector, मतलब ये हर पोजीशन के बारे में बता रहा है। the word field signifies how some distributed quantity which could be a scalar or a vector varies with position। तो ये जो वर्ड है फील्ड, ये सिग्निफाई करता है कि कैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी विच कुड बी स्केलर और वेक्टर पोजीशन के साथ वैरी कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द चार्ज हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही कह रहा है कि जो चार्ज का इफेक्ट है, जो अभी हमने पहले देखा, जो प्लस क्यू का जो इफेक्ट है वो इस फार्मूला में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट हो चुका है इसी फार्मूला में। वी ऑब्टेन द फोर्स एफ एक्सर्टेड बाई अ चार्ज क्यू ऑन अ चार्ज क्यू एज, तो फोर्स का ये फार्मूला है। तो ई और एफ में आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, ई बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर E is equals to F बाई Q। ये हो गया E और फोर्स में रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, नोट दैट द चार्ज Q ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q। तो ये नोट करने की वाली बात है कि स्मॉल q इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कैपिटल Q पे। The electrostatic force between the charges Q and Q can be looked upon as an interaction between charge Q and the electric field of capital Q and vice versa। तो इसको हम लोग ऐसे भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऐसे भी देख सकते हैं कि एक इंटरेक्शन है किसके किसके बीच, स्मॉल q मतलब टेस्ट चार्ज के बीच एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q के बीच, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से हाईलाइट कर लें। तो the electrostatic force between the charge Q and Q can be looked interaction between charge Q and the electric field of Q and vice versa। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सो if we denote the position of charge Q by the vector R, it experiences a force F equal to the charge Q multiplied by the electric field, जो कि मैंने कहा F बराबर QE। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन 1.8 डिफाइंस द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज न्यूटन पर कूलम। तो इससे SI यूनिट क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ से न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स मे बी मेड हेयर, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स यहाँ पे ये हो सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1.8 वी कैन इन्फर दैट इफ Q इज यूनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल Q इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई इट, ठीक है भाई। मतलब अगर स्मॉल q 1 हो गया तो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। थस the electric field due to a charge q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। तो फिर इसका ये डिफिनेशन हो गया अच्छा खासा। क्या हो गया भाई कि the electric field due to charge q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge, मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है किसी कैपिटल Q चार्ज से, तो वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल, ठीक है। द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज एंड द चार्ज स्मॉल q इज कॉल्ड विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। जैसा कि मैंने कहा था उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। However, if we charge Q, if a charge Q, एक मिनट, note that the source charge Q must remain at its original location।
हाँ, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। However, if a charge q is brought at any point around q itself is bound to experience an electrical force due to small q and will tend to move। तो जैसे ही हम लोग ये स्मॉल q को भी कैपिटल Q के पास लाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कैपिटल Q वहीं रह जाएगा, उस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट लगेगा, तो वो भी टेंड टू मूव करने लगता है, मतलब कैपिटल Q भी मूव करने लगता है। अ वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी इज ड्यू टू मेक Q नेग्लिजिबली स्मॉल। और इस डिफ़िकल्टी को पार करने के लिए हम लोग Q को बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल बना सकते हैं। द फोर्स F इज़ देन नेग्लिजिबली स्मॉल बट द रेशियो F बाई Q इज़ इन्फिनाइट एंड डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर वहाँ से ये डेफिनेशन आता है, हम लोग Q को बहुत छोटा कर दिए, बहुत छोटा। बहुत छोटा करने का आपको कारण पता चला। कारण यही कि मान लेते हैं यहाँ पे बड़ा Q है, यहाँ पे छोटा Q है, तो इस छोटा Q के कारण इस पे भी तो इफ़ेक्ट आ सकता है, इस बड़े Q पे। तो इस पे इफ़ेक्ट ना आए, मतलब इसको हाइपोथेटिकली देखा गया, तो इस स्मॉल Q को मतलब बहुत छोटा मान लिया गया। ठीक है। A practical way to get out the problem of keeping Q undistributed in the presence of Q is to hold Q। और इसीलिए हम लोग इस Q को होल्ड भी रख देते हैं, मतलब पकड़, इसको फिक्स कर देते हैं टू इट्स लोकेशन बाई अनस्पेसिफाइड फोर्सेस। मतलब मान लेते हैं कोई प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो किसी बोर्ड पे हम लोग प्लस Q चिपका दिए, या फिर वहाँ पे उसको मतलब फिक्स कर दिए किसी भी तरह से। ठीक है। दिस मे लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस। और ये अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में यही होता है। When we are considering the electric force on a test charge small q due to a charged planar sheet, the charges on the sheet are held to their location by the forces due to an unspecified charge constituents inside the sheet। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है इधर से इधर तक। एग्जाम्पल क्या, जैसे कि प्लेनर शीट होता है कोई, और इस पर अगर चार्ज होता है प्लस 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 प्लस, तो ये सब भी तो एक जगह पे होल्ड रहते हैं किसी अनस्पेसिफाइड फोर्स के कारण। ठीक है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q, दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज स्मॉल q, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे तो Q को हम लोग नेग्लिजिबल ले लिए, मतलब कि E जो है वो टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हालांकि हम लोग डिफाइन स्मॉल Q से ही कर रहे हैं, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको और कन्विंस होना पड़ेगा। वापस पढ़ते हैं। नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q तो डिफाइंड ऑपरेशनली, मतलब कि हाँ, हालांकि हमने इसको ऑपरेशनली डिफाइन तो किया है फॉर सम टेस्ट चार्ज Q, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है Q के। ठीक है। दिस इज बिकॉज F इज प्रोपोर्शनल टू Q, सो द रेशियो F बाई Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q। तो इसको समझना होगा। एक्चुअल में F बराबर होता है QE। तो यहाँ पे F Q के प्रोपोर्शनल है, तो E यहाँ पे क्या हो गया, E यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। इसीलिए F बाई Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q, मतलब कि इसीलिए E डज नॉट डिपेंड ऑन Q। जैसे इसको वापस समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है। इसको दूसरा एनालॉजी से समझते हैं, मैं समझाता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं F फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हम लोग को बेसिक पता है। तो फोर्स यहाँ पे किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के। और m यहाँ पे क्या होता है, m यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो फोर्स इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A वेयर m इज कांस्टेंट। 100% समझ में आया।
तो ऐसा होता है क्या कि m जो है वो a पे डिपेंड करता है कि m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, कि m बड़ा हो गया तो a घट गया? ऐसा तो होता नहीं है। m तो एक कांस्टेंट है, मास एक कांस्टेंट है, f एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी प्रकार ऐसे समझो, f बराबर e इंटू q। तो f यहाँ पे q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे e क्या हो गया, यहाँ पे ये e क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे m को e के जैसा हम लोग समझ सकते हैं। इस एनालॉजी से इसको समझा जा सकता है। तो f q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, e यहाँ पे है कांस्टेंट, तो e q पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई कैपिटल चार्ज q है वो f बाई q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जिस प्रकार मास डिपेंड नहीं करता है। तो अब क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, द फोर्स F ऑन द चार्ज Q ड्यू टू द charge capital Q depends on particular location of charge small q, which may take any value in the space around the charge capital Q. Thus, the electric field E due to Q is also dependent on स्पेस कोऑर्डिनेट। हाँ r, हाँ मतलब वो r पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r पे डिपेंड होता है, कैपिटल Q पे डिपेंड होता है, लेकिन वो F बाई Q पे डिपेंड नहीं होता। मतलब F बाई Q पे डिपेंड नहीं करता है E, ठीक है। द फील्ड एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि फील्ड 3D में हर जगह एग्जिस्ट करता है। और ये बता रहा हूँ कि E जो है F बाई Q, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो E का वैल्यू है वो सिंपली ये समझो, जो E है वो Q पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल, बस एंड ऑफ डिस्कशन। इसके आगे कुछ मत सोचो, ठीक है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर निकलता है। तो अगर प्लस Q है तो इससे बाहर निकलेगा चारों दिशाओं में। On the other hand, if the source charge is negative, the electric field vector at each point points radially inward। मतलब कि अगर नेगेटिव Q है तो सब अंदर आएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे, इमेजिनरी लाइंस, वो सब अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q depends only on the distance r of the charge Q from charge capital Q, the magnitude of electric field E will also depend only on the distance small r। तो कहा, मतलब यहाँ पे क्या है, कहा ये है कि जो कैप F है वो r पे डिपेंड कर रहा है, तो E भी जो है वो r पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स। Thus, at equal distances from the charge capital Q, the magnitude of its electric field E is same. The magnitude of electric field E due to a point charge is thus same on a sphere। तो वो एक स्फेयर पे सेम होगा। अगर यहाँ पे Q बना दें, सॉरी ये स्फेयर तो नहीं बन पाया, लेकिन इसको स्फेयर मान लो, तो यहाँ से इसका भी रेडियस होगा कुछ R R R, तो पूरे स्फेयर पे E सेम होगा with the point charge at its center। in other words it is spherical symmetry। इसका मतलब वो स्फेरिकल सिमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे भी वही लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली। कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn विथ position vectors r1 r2 rn related to some origin O, like the electric field at a point in space due to a single charge. Electric field at a point in space due to the system of charges is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the
ओरिजिनल पोजीशंस ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Qn तक। तो इतना समझने की तो ज़रूरत नहीं है, खाली इतना समझो कि यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। वी कैन यूज़ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू डिटरमाइन दिस फील्ड एट पॉइंट P डिनोटेड बाय पोजिशन वेक्टर R। तो यहाँ पे पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के हम लोग ने ये निकाला कि E1 क्या होगा। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट है P, यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है। ये चार्ज है Q1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों चार्ज के कारण होगा। इस डिस्टेंस को डिनोट किया R1P से, इसको R12 से, इसको R3P से, इसको R4P से। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, E1। एक मिनट, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, E1। Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3, Q4 के कारण E4। तो सबका इंडिविजुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा Q1 अपॉन जैसे ये E1 है, ये E1 है, तो E1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। वैसे ही E2 हो जाएगा Q2 अपॉन उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऐसे ही सबका हो जाएगा। तो E सब के कारण कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट जितना चार्ज है En। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बन के आ गया। तो सिंपल था, कुछ भारी भरकम चीज़ था नहीं। तो E is a vector quantity that varies from one point to another point in space and is determined from the positions of the source charges। हाँ, तो हम लोग ये पढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, you may wonder why the notion of electric field has been introduced here at all। तो आप लोग सोचते हैं कि क्यों यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग लाए हैं, हम लोग मतलब पढ़ते क्यों हैं एक्चुअली में। आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम्स ऑफ चार्ज द मेजरेबल क्वांटिटी इज़ द फोर्स। मेजरेबल तो सिर्फ फोर्स ही होता है ऑन अ चार्ज which can be directly determined using Coulomb's law and the superposition principle। Why then introduce this intermediate quantity called electric field। फिर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वीनियंट तो है, मतलब यूज़फुल तो है भाई, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत अच्छा तरीका है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को कैरेक्टराइज करने का, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ को जताने का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल्स यू द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इसमें सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि क्यों पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं पे प्लस क्यू रखा हुआ है स्पेस में, और हम लोग को जानना है, बहुत इच्छा हो रहा है कि अगर ये P पॉइंट पे अगर स्मॉल क्यू ला के रख देते कहीं से तो इस पे कितना फोर्स लगता, ठीक है, ये जानने का बहुत इच्छा कर रहा था। तो इसको और ये 1 कूलम मतलब ये यूनिट चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों भाई, सीधे ये प्लस क्यू के यहाँ पर ला के रख दो और फिर कूलम्स लॉ से इसका फोर्स मेजर कर लो। लेकिन नहीं, उस केस में क्या हो सकता है कि इस चार्ज के कारण इस प्लस क्यू बड़े वाले चार्ज पे भी कुछ इफेक्ट आएगा। तो ये पीछे की ओर मूव नहीं करेगा, मतलब अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी तो रेपेल होगा थोड़ा थोड़ा। तो इसको फिक्स रखते हुए अगर यहाँ पे फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड, ठीक। तो वही बात कहा गया है कि यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं।
और वो टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। तो फील्ड को फिजिक्स में उसी क्वांटिटी को रेफर करते हैं जो हर पॉइंट पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स वेक्टर है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। The true physical significance of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatic and deal with time-dependent electromagnetic phenomena. तो इसका ट्रू मतलब सच्चाई वाला फिजिकल सिग्निफिकेंस का जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो और इमर्ज होके बाहर आता है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से और आगे की चीज़ें बात करते हैं, जब टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की हम लोग बात कर रहे होते हैं। Suppose we consider the force between two distant charges q1 q2 in an accelerated motion। मान लेते q1 q2 एक accelerated motion में है। Now the greatest speed with which a signal in information can go from one point to another is c, the speed of light। ठीक है। Thus the effect of any motion of q1 and q2 cannot arise instantaneously। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो Q1 Q2 के मोशन का जो इफ़ेक्ट है वो अचानक से नहीं अराइज हो सकता है। देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफ़ेक्ट एंड द काउज। मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है और ये कुछ मोशन से जा रहा है, और ये Q2 है, ये भी कुछ मोशन से जा रहा है। तो ये जब इफ़ेक्ट देगा तो इसके कुछ समय बाद ही Q2 पे वो इफ़ेक्ट आएगा, मतलब कुछ समय लगेंगे। अचानक Q1 का इफ़ेक्ट Q2 पे नहीं आ जाएगा। It is precisely here that the notion of electric field is natural and very useful। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत यूज़फुल है। द फील्ड पिक्चर इज़ दिस। तो इसका पिक्चर मतलब फील्ड पिक्चर क्या है? द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 तो द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो चार्ज Q1 जो एक्सेलरेट कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहा है, विच देन प्रोपागेट विद द स्पीड ऑफ c reach Q2 and cause a force on Q2। The notion of field elegantly accounts for the time delay। और यही जो नोशन है फील्ड का, ये टाइम डिले को एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों टाइम डिले है। Thus, even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects on charges, they are regarded as physical entities, not merely mathematical constructs। They have an independent dynamics of their own। उनके कुछ अपने डायनामिक्स हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पॉर्टेंट है फिजिकली। दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ देयर ओन। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अपने खुद के लॉ से इवॉल्व हो रहे हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, वो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Thus, a source of time-dependent electromagnetic fields turned on for a short interval of time and then switched off leaves behind propagating magnetic fields transporting energy। और ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। The concept of field was first introduced by Faraday and is now among the central concepts of physics। हाँ, तो यहाँ तक काफ़ी हम लोग डेप्थ में पढ़ चुके हैं चैप्टर को, काफ़ी डेप्थ में। आप लोगों को लग नहीं रहा होगा लेकिन बहुत डेप्थ वाली चीज़ हम लोग ने कवर कर ली। ये एग्जाम्पल 1.8 देख लेना, फिर एग्जाम्पल 1.9 भी। सारे एग्जाम्पल्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में यहाँ से कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण उसको रेंडर करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से हम लोग और थोड़ा आगे कवर करेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट वाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी की नोट पे हम लोग अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए बाय।